नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार ने पिछले मुसलमानों को मिलने वाला 4% आरक्षण खत्म कर दिया। मुंबई सरकार ने इस कोटे को राज्य के दो प्रमुख समुदायों वोक्कालिंगा और लिंगायत के मौजूदा आरक्षण में जोड़ने का ऐलान कर दिया। इस निर्णय के बाद वोक्कालिंगा के लिए कोटा 4% से बढ़कर 6% हो गया। लिंगायत के लिए कोटा 5 से बढ़कर 7% हो गया। वहीं मुस्लिम समुदाय को अब ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण मिलेगा। मुस्लिम समुदाय ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की तो कांग्रेस ने सत्ता में आते ही मुस्लिम कोटा बहाल करने की घोषणा कर दी। मुंबई सरकार के इस कदम को कांग्रेस से पहले मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कर्नाटक की राजनीति में वोक्कालिंगा और लिंगायत क्यों महत्वपूर्ण है और मुस्लिम आरक्षण पर कैंची से कैसे गणित बदल गया है, आइए हम आपको बताते हैं। ओल्ड मैसूर या साउथ कर्नाटक में वोक्कालिंगा समुदाय का वर्चस्व है, जिसकी राज्य की आबादी में करीब 15% की हिस्सेदारी है। उस इलाके में करीब 66 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। यह इलाका जेडीएस का गढ़ है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का यहाँ काफ़ी प्रभाव है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ 20, जेडीएस ने 30 सीटें जीती थी। बीजेपी को 15 सीटें मिली थी। वैसे माना जाता है कि पूरे राज्य में करीब 80 सीटों पर वोक्कालिंगा समाज का रुख निर्णायक होता है और इसी तरह कर्नाटक के 224 में से 110 यानी कि आधी विधानसभा सीटों पर लिंगायत समुदाय का सीधा असर है। लिंगायत समुदाय से अब तक 9 नेताओं ने मुख्यमंत्री की कुर्सी भी संभाली है। वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 60 लिंगायत विधायक चुने गए थे। माना जाता है कि कर्नाटक में जितने लिंगायत को रिझा लिया जाए और जिसने रिझा लिया उसकी सत्ता में आने की संभावना बढ़ जाती है। बीजेपी का ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वोक्कालिंगा और लिंगायत दोनों समुदायों की ओर से आरक्षण बढ़ाने की मांग की जा रही थी। दूसरी ओर कर्नाटक में करीब 13% आबादी के साथ मुसलमान सबसे बड़े दूसरे समुदाय हैं। कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के 7 विधायक हैं और सभी कांग्रेस के हैं। ये पिछले एक दशक में सबसे कम मुस्लिम प्रतिनिधित्व है। 2008 में कर्नाटक में 9 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। 2013 में 12 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कांग्रेस से 9 और जेडीएस से 3 थे। वैसे कर्नाटक में सबसे अधिक 16 मुस्लिम विधायक 1978 में थे और सबसे कम 2 विधायक 1983 में। कर्नाटक में तटीय और उत्तरी इलाकों में मुस्लिम समुदाय की अधिक आबादी निवास करती है। कोस्टल और उत्तरी कर्नाटक में मुस्लिम बहुल 21 सीटें हैं। अब तक कांग्रेस इस इलाके में मजबूत रही है, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। ऐसे में समीकरण बदल सकते हैं। वैसे पिछले महीने खबर आई थी कि कर्नाटक के मुस्लिम नेताओं ने राजनीतिक पार्टियों से मांग की थी कि उन्हें चुनाव में अधिक सीटें दी जाएं। उनका दावा था कि राजनीति और समाज में उनका प्रतिनिधित्व घटता जा रहा है और मुस्लिम समुदाय हाशिए पर धकेला जा रहा है। अब आरक्षण के बदलाव के बाद कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव मुसलमानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं। फिलहाल कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया कि अगर वो कर्नाटक में सत्ता में आती है तो ओबीसी मुसलमानों को पहले की तरह 4% आरक्षण फिर से बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को ये उल्टा भी दांव पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वोक्कालिंगा और लिंगायत समुदाय के वोटर कांग्रेस के इस ऐलान से उससे छिटक सकते हैं। वहीं चुनाव से पहले आरक्षण का पिटारा खोलना बीजेपी को भी भारी पड़ रहा है। मुंबई सरकार के विरोध में दलितों में शामिल बंजारा समुदाय सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के घर पर पथराव तक कर दिया। राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बंजारा समुदाय की नाराजगी बीजेपी को महंगी पड़ सकती है। चुनाव से जुड़ी ऐसी ढेरों जानकारी, ऐसे ढेरों विश्लेषण के लिए चुनाव आज तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।